हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस के फेडरल रिजर्व की, जिन्होंने इंटरेस्ट रेट को एक बार फिर से 0.75% से बढ़ा दिया है। और इसकी वजह से जो यूएस की स्टॉक मार्केट है उसमें अच्छी खासी गिरावट आई है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो यूएस की फेडरल रिजर्व यानी कि जो वहां की सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, यूएस में जो सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिजर्व बोला जाता है। इनकी एक मीटिंग थी जो कि कल समाप्त हुई है। और उसके बाद इन्होंने जो अपने इंटरेस्ट रेट है उसको 0.75% से बढ़ाया है। और ये चौथी बार ऐसा हुआ है जबकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट को 0.75% से बढ़ाया है। अब ओवरऑल जो यूएस में इंटरेस्ट रेट है वो 3.75% से लेकर के 4% हो चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लेटेस्ट रेपो रेट है वो 5.9% है। यूएस में एक रेंज होती है, क्योंकि वो मैंडेट नहीं करते कि भाई ये इंटरेस्ट रेट होंगे, बट एक रेंज प्रोवाइड कर दी जाती है और उसमें से मीडियन के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट निकाला जाता है। तो अब ये जो इंटरेस्ट रेट है 3.75% से लेकर के 4% की रेंज में हो चुके हैं। और ये छठा इंक्रीज है मार्च 2022 के बाद से, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं। मार्च 2022 में 0% इंटरेस्ट रेट था, जो कि अब बढ़ करके 3.75% हो गया है। और अगर हम कंपैरेटिवली इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट थे वो मई तक 4.4% थे, जो कि अब बढ़ करके 5.9% हो गए। रादर मई में 4.4% बढ़ाए गए थे, इससे पहले 4% थे। तो यानी कि इसमें 1.9% की वृद्धि हुई है मई के बाद से इंडिया में। और यूएस में मार्च के बाद से 3.75% इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं। और अब ये 15 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। इससे पहले 3.75% से अगर हम ज्यादा देखें तो 11 दिसंबर 2007 को ये 4.25% थे। उसके बाद जो जनवरी 2008 में मीटिंग थी, जबकि फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था यूएस में, तब इसको घटा करके 3.5% किया गया था। और उसके बाद से लगातार ये उससे कम रहे हैं। तो ये 15 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। और इस साल में ये छठा स्ट्रेट रेट हाइक है। मार्च 2022 के बाद से 6 बार यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। और इससे जो वहां के हाउसिंग लोन हो गए, बिजनेस लोन्स हो गए, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं यूएस में, और वहां पे एक रिसेशन का खतरा है। तो जब ये इंटरेस्ट रेट अनाउंस किए गए 0.75%, तो उसके बाद जो जेरोम पावेल हैं, जो कि वहां के फेड चेयरमैन हैं, जैसे हमारे यहाँ शक्तिकांता दास हैं आरबीआई के गवर्नर, तो इन्होंने हिंट दिया था कि भाई आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है उसको स्लो किया जाएगा। तो उस टाइम पे देखा गया कि जब ये आप यूएस के डो जोन्स देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। यूएस डो जोन्स एक बार के लिए 300 पॉइंट ऊपर भी बढ़ा था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट देखी गई और अल्टीमेटली ये 500 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। और अगर हम S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट को देखें तो लगभग 1.55% से लेकर के 3.36% की इसमें गिरावट देखी गई है। तो आज हम आईटी स्टॉक्स में स्पेसिफिकली काफी गिरावट देख सकते हैं। इसके अलावा जो सभी स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी, जब मैंने लेटेस्ट ये वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया है तो 150 पॉइंट के आसपास डाउन है। हालांकि थोड़े से फ्यूचर्स जो यूएस मार्केट के हैं उसमें पॉजिटिविटी आई है, बट ओवरऑल अभी भी इसमें नेट में गिरावट हुई है। और जो नेक्स्ट जो स्लो करने की बात की गई है कि भाई इंटरेस्ट रेट को स्लो किया जाएगा, वो उम्मीद की जा रही है कि जो नेक्स्ट इनकी 13 से 14 दिसंबर की मीटिंग है उसमें शायद 0.75% की जगह 0.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे। और अगर उसमें नहीं किया जाता तो जनवरी जो 26-27 की मीटिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली अनलेस कोई और सरप्राइज आता है इन्फ्लेशन में, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट को स्लो किया जा सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये जो 0.75% का इंक्रीज किया गया है, ये तो ज्यादातर मार्केट के जानकार मान रहे थे, ये तो ऑलरेडी बेक्ड इन होना चाहिए यूएस के स्टॉक मार्केट में। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरी क्यों? तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो जब 0.75% का इंक्रीज अनाउंस किया गया था, तो स्टॉक मार्केट यूएस की बड़ी थी थोड़ी देर के लिए। जब उसके बाद लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जेरोम पावेल की, तो उसके बाद से स्टॉक मार्केट ने गिरना शुरू किया और अल्टीमेटली ये काफी अच्छी खासी गिर करके बंद हुई है। तो उसका रीजन ये है कि फेड ने हालांकि बोला है कि वो आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट का पेस है उसको कम करेंगे, यानी कि 0.75% की जगह 0.5% या इससे भी कम बढ़ाए जाएं।
लेकिन ये इसको रोकने वाले नहीं है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि 2023 में इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हो जाएंगे और लेटर इन द ईयर शायद इसमें थोड़ी सी कमी भी आने लगे। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि फेडरल रिजर्व बोल रहा है कि जब तक इन्फ्लेशन का नंबर 2% से नीचे नहीं आता, जो कि अभी 8.2% है, लास्ट जो नंबर है जो अभी सितंबर का डेटा रिलीज किया गया था उसमें 8.2% है। हालांकि ये पर्सनल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स है उसको ये ज्यादातर मानते हैं, जो कि अभी 6.2% है, ये इसको 2% या इससे नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक ऐसा नहीं होता तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे। और जो इनिशियली जो आज की डेट में 3.75% से 4% की जो की रेट्स की रेंज है यूएस में, अब कल की बढ़ोतरी के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि मैक्सिमम 4.5 से 4.75% तक जाएगी, यानी कि इसमें फर्दर 0.75% इंक्रीज की जगह बनती है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है क्योंकि जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, और साथ साथ में जो रशिया ने अभी सेफ जोन जो प्रोवाइड किया हुआ था यूक्रेन से फूड एक्सपोर्ट्स का, गेहूं वगैरह का, उसको भी अब प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हो सकता है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो और भी बढ़े। तो अब ये लग रहा है कि ये 4.5 से 4.75% जो उम्मीद की जा रही थी कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, ये और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो कि एक चिंता की बात है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया है। इसके अलावा कंसर्न ये भी है कि अगर ऐसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे और जो क्रेडिट है उसको टाइट किया गया, तो यूएस की इकोनॉमी डीरेल कर सकती है, जो जिसका कि प्रभाव दुनिया भर की इकोनॉमी इस पे पड़ेगा। इसके अलावा जो अभी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी का डेटा दिखाया है उसके हिसाब से इकोनॉमी इनकी ग्रो हुई है। उसके अलावा जो एम्प्लॉयर्स हैं वो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि हायरिंग भी बहुत ही अच्छी चल रही है, जिसको कि ये लगातार दिखा रहे हैं कि भाई हम रेट बढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी देखो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, एम्प्लॉयर्स हायर कर रहे हैं, जॉब का डेटा अच्छा आ रहा है, तो भाई अभी मतलब रिसेशन का कोई खतरा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हाउसिंग मार्केट है यूएस की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, वहां पे प्रॉब्लम देखी जा रही है ऑलरेडी। और दूसरा जो कंज्यूमर है वो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो ये रिसेशन का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर के स्टॉक मार्केट ने अभी के लिए नेगेटिवली रिएक्ट किया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई हमारे लिए जो नेक्स्ट की इवेंट्स क्या हो सकते हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहला इवेंट होगा आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है। ये ओरिजिनली 5 से 7 दिसंबर 2022 के बीच में होनी थी, लेकिन आरबीआई ने एक अनप्लान्ड मीटिंग रखी है 3 नवंबर, यानी कि आज, जिसका कि जो आउटकम है वो कल आएगा। तो उसका देखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि इसमें उम्मीद की जा रही है कि रेट हाइक शायद ना किए जाएं। ये मोर ऑफ इसलिए है क्योंकि 9 महीने यानी कि 3 क्वार्टर से जो हमारा इन्फ्लेशन का नंबर है 6% से ऊपर रहा है। तो ऐसे में जो आरबीआई है उनको गवर्नमेंट को बताना होता है कि भाई ये कैसे कंट्रोल में करेंगे और क्यों ये ऊपर रहा है। तो उससे रिलेटेड वो मीटिंग हो सकती है, लेकिन लोग इन्वेस्टर डरे हुए हैं कि भाई कहीं इसमें भी इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा दिया जाए, और खास करके जब फेडरल रिजर्व ने जो लेटेस्ट हिंट दिया है। तो ये देखना होगा कि इसमें क्या होता है। तो पहला इवेंट ये होगा जिसका कि कल स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा इवेंट है वो यूएस के मिड टर्म इलेक्शन है। ये अगली जो 8 तारीख है, यानी कि 8 नवंबर, इस दिन कंप्लीट होंगे। इनके रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 8 नवंबर की जो लेट नाइट होगी यूएस में तब तक आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 9 तारीख को इसका इम्पैक्ट, तो 9 और 10 नवंबर को इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। क्योंकि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई अगर डेमोक्रेट जीतते हैं या रिपब्लिकन जीतते हैं, तो वो देखना होगा कि मार्केट कैसे लेती है। बट नॉर्मली ये अनसर्टेन इवेंट है, तो इसको लेकर के थोड़ा बहुत मार्केट में प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो किसके जीतने के चांसेस हैं, जो बाइडेन या जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है? तो इसमें बताया जा रहा है कि जो जो बाइडेन की पार्टी है वो अपनी जॉब मार्केट का डेटा दिखाना चाहती है अपने इन्वेस्टर को कि भाई देखो हम जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसको जो रिपब्लिकन पार्टी यानी कि जो जिससे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो ये दिखा रहे हैं कि भाई देखो आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद रिपब्लिकन इस बार मिड टर्म इलेक्शन में कांग्रेस का जो कंट्रोल ले लेंगे। तो देखना होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। और उसके बाद जो अगला इवेंट होगा 10 नवंबर को यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। उम्मीद की जा रही है कि 8.1% होगा, लेकिन इससे ज्यादा रहता है तो और प्रॉब्लम आ सकती है, जिसका कि इम्पैक्ट 10 नवंबर मतलब कि थर्सडे हो गया, हमारे यहाँ पे फ्राइडे को देखा जा सकता है नेक्स्ट वीक। उसके बाद जो मंडे को हमारा इन्फ्लेशन का नंबर आएगा, जो कि उम्मीद की जा रही है कि इस बार 7.3% रह सकता है। तो वो देखना होगा कि उसमें कितना आता है, वो एक नेक्स्ट इवेंट होगा।
और उसके बाद जो ये 5 से 7 दिसंबर वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रेगुलर मीटिंग है वो, और जो यूएस की फेडरल रिजर्व की 13 से 14 दिसंबर वाली मीटिंग है। तो ये कुछ की इवेंट्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट को आने वाले 1 महीने में इम्पैक्ट कर सकते हैं। और अब अगर हम क्विकली सेक्टोरल इम्पैक्ट पे देखें कि भाई ऐसे में हमें किस सेक्टर पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये प्योरली लॉन्ग टर्म के लिए मेरा जो एनालिसिस है। तो सबसे पहले तो सेफ जो सेक्टर माने जाते हैं जिसका कि इंटरेस्ट रेट का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, वो है एफएमसीजी और फार्मा। लेकिन एफएमसीजी में ऑलरेडी पिछले 1 साल में 16% का इंक्रीज देखा गया है, अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। तो मैं इस सेक्टर में अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। इसमें अगर ठीक ठाक करेक्शन आती है तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। हालांकि फार्मा एक अच्छा सेक्टर हो सकता है क्योंकि पिछले 1 साल में बिल्कुल भी नहीं चला है, इसने 2% की नेगेटिव रिटर्न दी है, और नॉर्मली ये सेफ सेक्टर माना जाता है। तो ये एक सेक्टर है जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी ऑप्शन देख सकते हैं, या ईटीएफ में इसके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक की बात की जाए तो बैंक के लिए शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि ये इमीडिएटली अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन डिपॉजिट पे इतनी तेजी से नहीं बढ़ाते, तो इनके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे तो लोग लोन लेना कम कर सकते हैं, इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट हो सकता है, एनपीए बैंक के बढ़ सकते हैं, और इसके अलावा डिपॉजिट रेट भी अल्टीमेटली तो इनको बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो इस वजह से बैंक इंडेक्स शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्वालिटी के बैंकों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 1 साल में कोई खास नहीं चले हैं, 4% की इन्होंने रिटर्न दी है, तो इसमें स्कोप है। तो एक बैंकिंग सेक्टर भी कंसीडर किया जा सकता है। आईटी सेक्टर के लिए बिल्कुल नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, रिसेशन आएगा, तो आईटी की स्पेंडिंग को कम किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्रोडक्टिविटी लानी है तो आईटी में स्पेंड करना पड़ेगा, और ऑलरेडी ये 17% 1 साल में गिर चुके हैं। अपने जो 52 वीक लो है 26,000 का, उसके आसपास ही चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर है। तो आईटी दो ये बैड न्यूज है, लेकिन जो इस टाइम इसका वैल्यूएशन है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, आईटी में कोई करेक्शन आती है तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। जो सबसे ज्यादा रिस्की मुझे सेक्टर लग रहा है वो ऑटो लग रहा है, क्योंकि ऑटो में भी अगर रिसेशन आता है तो ऑटो में भी इम्पैक्ट होता है, लोग गाड़ियां खरीदना कम कर सकते हैं, और ऑलरेडी ये सेक्टर 17% पिछले 1 साल में बढ़ चुका है, अपने जो 52 वीक हाई है उसके आसपास चल रहा है। तो मुझे ये सेक्टर एक काफी रिस्की लगता है, इससे मैं अवॉइड करना चाहूंगा। अगेन कुछ भी हो सकता है, बट मेरी असेसमेंट के हिसाब से ऑटो सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। फार्मा और आईटी कंसीडर किए जा सकते हैं, बैंक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, और एफएमसीजी वैसे अच्छा है, लेकिन अभी वैल्यूएशन वाइज ये अट्रैक्टिव नहीं है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू।